देखिए अगला आर्टिकल है विभवमापी का दूसरा प्रयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको पता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये विभवमापी है, विभवमापी में तार होता है AB, ठीक। सिरे A को हम बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और सिरे B को हम क्या, फिर उसके बाद एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा देते हैं, धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक को B से जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उस सेल को हम क्या करते हैं, उस सेल के धन सिरे को हम A से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे पर धन सिरे से क्या करते हैं, एक प्लस ले लेते हैं, और ऋण सिरे पर हम क्या करते हैं, ऋण सिरे को इस तरह जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स से आप निश्चित प्रतिरोध को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, ठीक, प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स के साथ एक कुंजी लगा देते हैं K1, ऊपर वाली कुंजी K को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं K1। अब इसका संबंध एक धारा मापी G से कर देते हैं, और G का संबंध यहाँ जौकी J से AB के किसी भी बिंदु पर आप कर सकते हैं, ठीक। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सामान्य परिपथ है। क्या? विभवमापी का तार AB, B1 के धन सिरे से, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH, ये हो गया। लेकिन आपको ये पता है कि जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, उस सेल के धन सिरे को A से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे को यहाँ ले आते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स जिससे ज्ञात प्रतिरोध R निकाल सकते हैं आप, इसके साथ एक कुंजी K1 ले लेते हैं, और इसका संबंध धारा मापी G से करते हुए जौकी J द्वारा कर देते हैं, और J AB को कहीं भी स्पर्श कर सकता है, ठीक। ये सामान्य परिपथ है। दो चीजें होती हैं सेल के बारे में आप जानते हैं, जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा ली जाती है तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर V होता है। सेल का जो टर्मिनल विभवांतर V होता है, और V का मान E से कम होता है, E माइनस IR होता है, ये आपको पता है, ठीक। लेकिन अगर सेल से धारा नहीं ली जाती तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर आप सेल से कोई धारा नहीं लेंगे तो विभवांतर विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाएगा। अगर आप सेल से धारा लेंगे तो टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसी का हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंजी K को बंद कर देते हैं, कुंजी K को बंद कर देते हैं, और कुंजी K को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, कुंजी K को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद K1 को खुला छोड़ते हैं। जब हम K1 को खुला छोड़ते हैं तो इस प्रतिरोध R में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रतिरोध R में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। हम K1 को खुला छोड़ते हैं जिससे प्रतिरोध R में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। देखिए अब क्या करते हैं, जौकी AB को क्या करते हैं, जौकी को AB के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श करके शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में यदि शून्य विक्षेप की स्थिति की सिरे A से दूरी L1 हो तो विभवांतर आप जानते हैं कितना हो जाता है, K इंटू L1, विभवांतर K इंटू L1। देखिए आपने कुंजी K को खुला छोड़ा है, जब कुंजी K को खुला छोड़ा है तो इस प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी इसका मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती। अगर R में धारा प्रवाहित होती तो सेल से धारा ली जाती। कुंजी K1 को आपने खुला छोड़ दिया, ऑफ कर दिया है, तो सेल से इस प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो कह सकते हैं यहाँ पर जो टर्मिनल विभवांतर होगा वह सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, E बराबर K L1। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुंजी K को बंद कर देते हैं और K1 को खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, जौकी J को आगे पीछे खिसका करके शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति की A से दूरी L1 हो तो विभवांतर कितना हो जाएगा, K L1। यहाँ पर K1 को आपने खुला छोड़ा है, K1 को आपने कुंजी K1 को खुला छोड़ा है, इसका मतलब इस प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कहने का मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, E बराबर K L1। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब आते हैं K1 को बंद करते हैं और प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात प्रतिरोध बाहर निकाल लेते हैं। K1 को हम बंद कर देते हैं, K1 को बंद करते हैं और प्रतिरोध बॉक्स R से क्या करते हैं, कोई ज्ञात प्रतिरोध जैसे R बराबर 10 ओम 20 ओम कोई भी प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। जब K1 को क्या करते हैं, बंद करते हैं और कोई निश्चित प्रतिरोध आप कैपिटल R निकाल लेते हैं, वह R
प्रतिरोध आर, कैपिटल आर आप ज्ञात कर लेते हैं। जब प्रतिरोध K1 को बंद करते हैं तो अब देखिए सेल से इस आर में धारा प्रवाहित होगी, मतलब सेल से यहाँ धारा ली जा रही है, और सेल से धारा ली जा रही है तो टर्मिनल विभवांतर V के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब K1 को बंद करते हैं और कोई ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर यहाँ से निकाल लेते हैं। जब प्रतिरोध कैपिटल आर यहाँ से निकाल लेते हैं तो अब क्या करते हैं, जौकी को आगे पीछे फिर से खिसकाते हैं, और खिसका करके क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति की ए से दूरी L2 हो तो इस स्थिति में विभवांतर हो जाएगा K इंटू L2। विभवांतर कितना हो जाएगा, K इंटू L2। अब ये विभवांतर K L2 क्या है, चूंकि आप देखिए प्रतिरोध कुंजी K2 को आपने बंद रखा है तो सेल धारा दे रही है या सेल से आप धारा ले रहे हैं। सेल से जब धारा दी जाती है तो सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर कितना होता है, V होता है। V बराबर K L2। दोनों का भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो E अपान V का मान आ जाएगा। E अपान V बराबर K L1 अपान K L2। E अपान V बराबर L1 अपान L2। पिछले चैप्टर में आपको सूत्र बताया गया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है कैपिटल R E अपान V माइनस 1। स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपान L2 माइनस 1। L1 L2 क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति है। जब कुंजी K1 को आप खुला छोड़ते हैं, कुंजी K1 को खुला छोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या है, L1 दूरी पर, और K1 को बंद करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति L2 दूरी पर है। प्रतिरोध R आपने निकाला है, ये प्रतिरोध R आपको ज्ञात है। L1 L2 आप ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपान L2 माइनस 1 से सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक, चलिए आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में 3 ओम में प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। एक देखिए दिया गया है, एक परिपथ है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगा, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है। ठीक, ये है बैटरी का धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा, ये 3 ओम का प्रतिरोध, इसमें धारा। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा ज्ञात करते हैं। देखिए 5 वोल्ट की बैटरी है, इससे बहने वाली धारा धन सिरे से ऋण सिरे तक, इसे मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं, I1। 2 वोल्ट की बैटरी से बहने वाली धारा क्या है, I2। ठीक, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक कितनी धारा बहती है, देखिए इसमें 3 ओम की धारा बहती है, 3 एम्पियर की धारा, इसमें I1 एम्पियर की धारा बहती है, इसमें I2। अब यहाँ मान लेते हैं ये I3 है। तो बिंदु D पर देखिए क्या होगा, बिंदु D पर किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से, प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, I3 संधि से दूर जाने वाली, देखिए I3 संधि से दूर जा रही है और I1 और I2 संधि की ओर आ रही है, तो I3 बराबर I1 प्लस I2। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अगला काम क्या करते हैं, अब बंद पास में लेते हैं। बंद पास ABCD में कल आपको बताया गया था सूत्र, ABCD में चलेंगे तो A से आप B की ओर जा रहे हैं, बीच में पहले आपको 3 ओम का प्रतिरोध मिलता है। धारा देखिए इस दिशा में जा रही है, आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखिए धारा इस दिशा में जा रही है, आप गति कर रहे हैं A से B की ओर, आपकी दिशा धारा की विपरीत दिशा में है, तो 3 गुणे धारा कितनी है, I1। फिर आगे चलेंगे तो आपको पहले फिर बैटरी मिल जाएगा, बीच रास्ते में बैटरी आपको मिलेगा, और बैटरी का कौन सा सिरा आपको मिलेगा, धन सिरा। मुलाकात आपको बैटरी के धन सिरे से होती है, और धन सिरे से होती है तो E को क्या लेते हैं, माइनस। B पर पहुँचे, फिर B से आप C पर पहुँचे, बीच में कुछ भी नहीं है तो आपको मतलब नहीं है। आप C से पहुँचे आप D की ओर, ज्यों C से D की ओर आप आते हैं आपको बैटरी से मुलाकात होती है, और बैटरी के किस सिरे से मुलाकात होती है, ऋण सिरे से। जब ऋण सिरे से मुलाकात होती है तो +2। आगे गत करते हुए D से पर आते हैं, कुछ नहीं है, बराबर G1 I1। 3I1 माइनस 3 बराबर 0। I1 बराबर कितना है, 1 एम्पियर। मतलब 5 इस 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। अब उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि A तथा B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, A तथा B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A और B के बीच विभवांतर कितना है, ये विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक,
ए और बी के बीच अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए बी के बीच विभवांतर, ए और बी यही है, ए बी के बीच विभवांतर कितना होता है, v बराबर ई माइनस आई इंटू आर। ध्यान दीजिए ए तथा बी के बीच विभवांतर नहीं, यहाँ पर हम मान लेते हैं ई तथा एफ के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच तो विभवांतर आ जाएगा सीधे। ई और एफ के बीच विभवांतर कितना है, तो ई और एफ के बीच विभवांतर है तो ई एफ में बहने वाली धारा पहले निकालेंगे और विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। ई और एफ में बहने वाली धारा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बंद पास किसमें, सी डी ई एफ में, सी डी ई एफ में। चलिए किरचॉफ के दूसरे नियम से सी से आप डी की ओर जाते हैं और सी से जब डी की ओर जाते हैं तो आपको बैटरी के किस सिरे से मुलाकात होती है, ऋण सिरे से, तो दो विद्युत भाग बल को धनात्मक ले लेंगे। आगे गत करते हैं, यहाँ I2 है लेकिन बीच में कुछ नहीं है, फिर ऊपर जाते हैं, देखिए इसमें कितनी धारा है, I3 धारा है। ये I3 धारा आगे की ओर जा रही है, आप भी धारा की दिशा में जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में जा रही है, तो धारा गुणे प्रतिरोध -2I3 बराबर 0। ठीक, 2I3 बराबर 2, I3 बराबर 1। जब I3 बराबर 1 तो I3 का मान है क्या, समीकरण 1 से I3 बराबर I1 प्लस I2 बराबर 1, I1 प्लस I2 बराबर 1। I1 कितना है, 1 एम्पियर, और I2 कितना है, 0 बराबर, जाइए I2 निकालना है आपको 1, I2 बराबर कितना हो गया, 0, I2 कितना हो गया, 0। तो ई तथा एफ के बीच विभवांतर, ई तथा एफ के बीच विभवांतर, ई और एफ के बीच विभवांतर निकालना है तो ई और एफ का प्रतिरोध कितना है, 2 गुणे धारा कितनी है, I3, 2 गुणे I3 का मान I1 प्लस I2, 2 गुणे I3 है, I1 1 और I2 0 बराबर 2, दोनों सिरों के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर है, 2 वोल्ट का विभवांतर है। चलिए बाकी क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे।